फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी। और इस चैप्टर का पहला पार्ट जिसमें हमने पढ़ा था हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पढ़ लिया है। अब हम इस चैप्टर का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है व्यतिकरण। हम इस चैप्टर में तरंग प्रकाशिकी पढ़ रहे हैं, मतलब तरंग के गुण पढ़ रहे हैं। और तरंग के जो गुण होते हैं, सबसे मेन गुण होते हैं आपका व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। ये सभी घटनाएं, ध्रुवण, व्यतिकरण और विवर्तन, ये तीनों की तीनों जो घटनाएं होती हैं हमारी, ये प्रकाश को तरंग मान के हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग व्यतिकरण को समझेंगे कि व्यतिकरण क्या होता है। और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है व्यतिकरण। व्यतिकरण से 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर में न्यूमेरिकल या कुछ ना कुछ आता ज़रूर है। ठीक है, आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे यंग का एक प्रयोग पढ़ेंगे जो कि एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो उससे पहले हम ये समझेंगे कि व्यतिकरण क्या होता है। और व्यतिकरण को पढ़ने से भी पहले हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तरंगों के अध्यारोपण, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अगर मैं सिंपल यहाँ आपको बताऊं कि अध्यारोपण क्या होता है, तो अध्यारोपण का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा तरंगों का आपस में मिलना। 2 या 2 से अधिक तरंगों का आपस में मिलना, इसे हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक तरंगें किसी माध्यम में संचरित करती हैं तो उन सभी तरंगों से जो परिणामी तरंग बनती है, वो परिणामी तरंग सभी तरंगों का क्या होती है, अध्यारोपण से प्राप्त होती है। इसी को हम कहते हैं तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अब समझते हैं इसको। जो मैंने आपसे को बोला है क्या लिखे थे हम, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तरंगें जब किसी माध्यम में संचरित होती हैं, माध्यम में संचरित होती हैं, तो परिणामी तरंग दोनों तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त होती है, अध्यारोपण से प्राप्त होती है। अध्यारोपण का मतलब होता है तरंगों का आपस में मिलना। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूं कि हमने क्या लिखा है और मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। देखिए ये अपनी एक तरंग चल रही है, ठीक, ये तरंग चल रही है कुछ ऐसे, और ये वाली जो तरंग है ये चल रही है कुछ ऐसे। ठीक है, आप सपोज करिए यहाँ पर कोई हमारा कण है, यहाँ पर ये कोई कण है, माध्यम का कोई कण है, और ये माध्यम का जो कण है, ये वाली जो तरंग है, ये वाली इस कण को इतने ऊपर ले जाना चाहती है। कितना ऊपर ले जाना चाहती है, यहाँ तक ले जाना चाहती है। ठीक, और ये वाली जो तरंग है, ये वाली तरंग इस कण को इतना ले जाना चाहती है। ये वाली जो तरंग है इसको कहाँ ले जाना चाहती है बेटा, इतना ऊपर। और ये वाली जो तरंग है ये इसको यहाँ तक ले जाना चाहती है, जबकि माध्यम का कण कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये कण करेगा क्या, दोनों तरंगों की बात को मानेगा। किसकी बात को मानेगा, दोनों तरंगों की। ये माध्यम का कण था, एक तरंग ये गई और
ये वाली जो तरंग है इस माध्यम के कण को इतना ऊपर ले जाना चाहती है, और ये वाली जो तरंग है इस माध्यम के कण को यहाँ तक ले जाना चाहती है। ठीक है, तो ये कण बेटा क्या करेगा, इन दोनों की बात को मानेगा। किसकी बात को मानेगा? दोनों की बेटा ये बात को मानेगा। और इतना ये है और इतना बेटा ये, मतलब टोटल दोनों की बात को मानते हुए इसके हिसाब से इतना हो गया और इसके हिसाब से इतना बेटा और बढ़ जाएगा ऊपर, ये मतलब इतना ये बेटा कण क्या होगा, माध्यम का क्या होगा, कण ये माध्यम का ऊपर उठेगा ये। ठीक है, लेकिन बेटा जब ये दो तरंगे चल रही होंगी ना, जब ये दोनों तरंगे चल रही होंगी, मैं एक कण की बेटा बात कर रहा हूं, सभी कणों के साथ सेम प्रोसेस होने वाला है, सभी कणों के साथ सेम ही चीज, सेम घटना होगी। तो होगा क्या बेटा, ये वाली तरंग इसको इतना ऊपर उठाना चाहती है, ये वाली तरंग इसको इतना ऊपर उठाना चाहती है, तो टोटल बेटा कण क्या करेगा, दोनों तरंगों की बात मान के इतना उठ जाएगा, इसका इतना और इससे यहाँ इतना। ठीक है, अब इस तरंग से बेटा, इस कण से होते हुए ये ऐसे इस टाइप से बेटा एक तीसरी तरंग गुजरेगी, जो क्या होगी बेटा, जब हम इसको देखेंगे ना बेटा, तो ये वाली तरंग के इन दोनों तरंगे ना देख के बेटा हमें कौन सी दिखेगी, ये बड़ी वाली तरंग दिखेगी। हमें कौन सी तरंग दिखेगी, बड़ी वाली तरंग। इसी को हम बोलते हैं बेटा तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक, दूसरा अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, यहाँ पर कुछ ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, एक तरंग ये गई ऐसे, ठीक, और एक तरंग ये गई ऐसे। ठीक है, अगर मैं बेटा यहाँ पर कोई कण ले लूँ, यहाँ पर कोई कण ले लूँ, ठीक, यहाँ पर मैंने कोई कण ले लिया, तो ये वाली जो ऊपर वाली तरंग है बेटा, ये इसको इतना ऊपर उठाना चाहती है, और ये वाली तरंग है इसको ये नीचे ले जाना चाहती है कण को इतना, और ये इसको इतना ऊपर उठाना चाहती है। ये वाला बेटा, ये वाली जो तरंग है इसको इतना नीचे ले जाना चाहती है, और ये वाले को इतना, ये वाली तरंग इसको इतना ऊपर ले जाना चाहती है। तो आप देख सकते हो बेटा, ये ऊपर है, ये नीचे है, अपोजिट है मामला। तो क्या होगा बेटा, इसमें से इतना घट जाएगा, ये कितना घट जाएगा, ये इतना, मतलब इतना कहीं से गुजरेगा, मतलब इतना ऊपर उठेगा कड़िया फाइनली। ठीक है, और यहाँ से क्या क्या होगी, हमारी एक तरंग गुजरेगी जो इन दोनों का, जो कि कब प्राप्त होगी बेटा, इन दोनों के मिलने से। इसी को हम क्या बोलेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पर हमने क्या करा, चीजों को जोड़ा। यहाँ पर हमने क्या करा है, विस्थापन को, इसको क्या बोलेंगे, ऊपर उठने को विस्थापन। तो यहाँ पर हमने क्या बोला है, यहाँ पर क्या किया है, जोड़ा है, और यहाँ पर क्या करा है, हमने घटाया। देखो, ये इतना ऊपर था, इतना नीचे था, नीचे वाले में से ऊपर घटा दिया। ठीक है, कब बेटा जोड़ा जाएगा तरंगों का विस्थापन, और कब हमें तरंगों का विस्थापन घटाना है, ये बेटा डिपेंड करेगा कलांतर पर। किस पर डिपेंड करेगा, कलांतर। अब समझने वाली बेटा बात ये कि ये कलांतर क्या होता है। ठीक, तो कलांतर का बेटा मतलब होता है कलाओं में अंतर। कलांतर किसे कहते हैं, कलाओं में अंतर। अब कला क्या होती है, कला का बेटा मतलब होता है जब भी हम किसी कण के विस्थापन और उसके गति की दिशा को एक साथ बेटा क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कलांतर। किसी भी कण की, क्या बोला मैंने, किसी भी कण की विस्थापन और गति की दिशा को जब हम एक साथ परिभाषित कर सकें तो उसे क्या बोलते हैं, कला बोलते हैं। कला क्या बोलते हैं, उसको कला बोलते हैं। ठीक है, जैसे समझाने के लिए आप इसको ऐसे समझिएगा, जैसे ये कोई कण है, देखो यहाँ से कोई गुजरा है ऐसे, इस टाइप से। ठीक, एक कण यहाँ पर है और एक कण यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा क्या है, देखो विस्थापन किधर है इसका, ऊपर की ओर, इसका विस्थापन भी किधर है, ऊपर की ओर। किधर है बेटा विस्थापन, इसका विस्थापन भी ऊपर की ओर है, इसका विस्थापन भी ऊपर की ओर है। लेकिन अगर मैं गति की दिशा की बेटा बात करूं तो ये वाला जो कण है देखो ऊपर जा रहा है, मतलब इसकी गति की दिशा किधर है, ऊपर की ओर। और इसकी गति की देखो ये किधर आएगा, यहाँ ढाल खत्म हो गया, नीचे आएगा कड़िए, तो इसकी गति की दिशा किधर है, नीचे की तरफ। ठीक, किधर है इनकी गति की दिशा, नीचे की तरफ। तो आप देख सकते हो बेटा विस्थापन तो इनका एक तरफ है, लेकिन गति की दिशा बेटा क्या है, अलग अलग। इसी को बोलते हैं कला। जब हम किसी भी कण की गति की दिशा और विस्थापन को क्या कर सकें, एक साथ परिभाषित कर सकें, तो उसे क्या बोलते हैं, कला बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं में जो बेटा अंतर होगा इसे हम क्या बोलेंगे, कलांतर। तो आप देख सकते हो बेटा एक जा रहा है ऊपर और एक जा रहा है नीचे, तो दोनों के बीच का कितना कोण बनेगा, ये 180। कितना कोण बनेगा, 180। तो ये हो जाएगा बेटा इनके बीच का कलांतर।
ठीक है, आई होप बेटा समझ में आ गया होगा कला कलांतर क्या होते हैं और अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। जब दो या दो से अधिक तरंगे एक ही माध्यम में संचरित होती हैं तब जो परिणामी तरंग प्राप्त होती है वो दोनों तरंगों की बेटा क्या होती है, अध्यारोपण के स्वरूप प्राप्त होती है। ठीक, पहले आप ये नोट करेंगे, फिर हम लोग इसमें ये साबित करेंगे कि ये दोनों तरंगों के अध्यारोपण से क्या तरंग ही बनेगी। ठीक है, ये हम साबित करेंगे, पहले आप ये नोट कर लें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे के टॉपिक, आगे की हम डिस्कशन करेंगे। जब हमने प्रकाश को तरंग मान ही लिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तरंग का समीकरण लिखेंगे। तो देखिए अध्यारोपण के लिए मिलने के लिए कम से कम कितनी तरंगें होनी चाहिए, 2 तरंगें होनी चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं एक तरंग का जो समीकरण है वो क्या है, बाई वन बराबर इक्वल टू A1 और ये साइन ओमेगा टी, क्या है, साइन ओमेगा टी, ये होता है तरंग का समीकरण। और ये आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, क्लास 11th में जो लास्ट चैप्टर है हमारा तरंगे, उसके अंतर्गत इसको पढ़ाया जाता है। तरंगों का ये समीकरण है। ठीक, एक तरंग ये मान लिया हमने y1 बराबर, और एक तरंग क्या है y2, इसको बोल देते हैं A2 और साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरंगों के बीच में क्या ले लेते हैं, थोड़ा सा कलांतर ले लेते हैं। क्या लेते हैं, कलांतर। कलांतर को मैंने यहाँ, चाहे तो आप माइनस लिख दें या प्लस लिख दें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ +5 क्या है, दोनों तरंगों के बीच में क्या है, कलांतर है। दोनों तरंगों के बीच में क्या है, कलांतर है। ठीक है, अब इन दोनों के अध्यारोपण से क्या होगा, अध्यारोपण के फलस्वरूप, अध्यारोपण के फलस्वरूप इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं मैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूं। ठीक है, क्या होगा बेटा, इन दोनों के मिलने से एक परिणामी तरंग बनेगी, इसको क्या बोल देता हूं मैं, बाई बराबर y1 प्लस y2, क्या बोलूंगा यहाँ पर मैं, y1 प्लस y2। आप कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा कि प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा। देखें बेटा, आप हमेशा प्लस ही लगाएं। यहाँ पर ये जो कलांतर हमने लिया है ना, ये कलांतर आगे चल के खुद ये डिसाइड कर लेगा कि यहाँ प्लस आना है कि माइनस आना है। हम क्या करेंगे, इसको प्लस मान के चलेंगे। ठीक है, वो बात अलग है कि कलांतर पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ अब आप प्लस लें हमेशा। ठीक है, कलांतर जो होगा अपने आप ये सेलेक्ट कर लेगा, अपने आप ये प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, जैसा भी होना होगा वो कर लेगा। ठीक है, अब मैं सारी वैल्यूज यहाँ पे लगा रहा हूँ। y बराबर क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, y1 की वैल्यू कितनी है, A1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 की वैल्यू है A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, साइन ओमेगा टी प्लस के 5। ठीक है, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना है, साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी, क्लास 10th में आप इसको खूब पढ़े होंगे। तो क्या होता है ये, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक, ये क्लास 10th के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर A का हमारा काम कौन कर रहा है, A का काम करता है ओमेगा टी, और B का हमारा यहाँ पर काम कर रहा है फाई। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को पुट कर देते हैं, y बराबर A1 साइन ओमेगा टी प्लस के A2, और साइन की जगह पे इसका फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा ये, साइन A का काम कौन कर रहा है, ओमेगा टी, और कॉस बी का काम कौन कर रहा है, फाई, प्लस लगा दिया। और कॉस ए का काम कौन करेगा, ए का काम ओमेगा टी हो जाएगा ये, और ये साइन बी बोले तो फाई। ठीक, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर लिया। A2 को अंडर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, y बराबर A1 साइन ओमेगा टी प्लस के A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई, प्लस 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 हो जाएगा ये, A2 कॉस ओमेगा टी और ये साइन फाई। आप चाहें तो इसको मिटा दें यहाँ से, ये मिटा दिया है। अब हमें इसमें आगे क्या करना है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों पदों में कुछ कॉमन,
इन दोनों पदों में अगर हम कॉमन की बात करें तो साइन ओमेगा टी इसमें भी है, साइन ओमेगा टी इसमें भी। बाहर लिख लेते हैं इसको, इसके यहाँ से मैंने बाहर लिख लिया, बाई बराबर यहाँ से आ जाएगा साइन ओमेगा टी A1 प्लस के A2 और यहाँ से आ जाएगा आपका ये कॉस फाई, और यहाँ लिख दूंगा मैं इसको प्लस के A2 कॉस ओमेगा टी और ये साइन फाई। ये समीकरण 1 ये 2 और इसको मान लेते हैं यहाँ पर समीकरण नंबर 3। क्या लिख लेते हैं इसको? समीकरण नंबर 3। ठीक, उसके आगे बेटा हमें क्या करना है, ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है ना A1 प्लस के A2 और ये कॉस फाई, इसको हमें क्या करना है, ए कॉस थीटा के बराबर रखना है। इसको समीकरण 4 बोल देते हैं। और यहाँ पर ये A2 साइन ओमेगा एस, A2 साइन फाई है, इसको हम क्या लिखेंगे, A2 साइन फाई। इसको मैं लिख देता हूँ A साइन थीटा। ये अपनी तरफ से मानना पड़ेगा, हमने मान लिया इसमें। ठीक है, ये हो गई समीकरण नंबर 5। ये क्या हो गई? समीकरण नंबर 5। इस समीकरण से इसको हमें क्या मानना है, A cos थीटा, और इसको A2 साइन फाई को हमें क्या मानना है, A साइन थीटा। ठीक, इसको मानना पड़ेगा हर कंडीशन में, चाहे यहाँ पर समीकरण हमें कैसे भी दे दे वो, ये आपको हर बार मानना पड़ेगा। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को उठा के मैं क्या करूँगा, समीकरण 3 में रख दूंगा। समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है बाई बराबर इसमें रख देते हैं हम लोग साइन ओमेगा टी, और इस पूरे के स्थान पर मैं क्या रख दूंगा, A1 प्लस A2 कॉस फाई की जगह पे क्या रख दूंगा, A कॉस थीटा, और यहाँ प्लस का प्लस आ जाएगा ये A2 साइन फाई, और यहाँ पर क्या बचेगा, ये कॉस ओमेगा टी। A2 साइन फाई की जगह पे क्या रख दूंगा, A2 साइन फाई की जगह पर A साइन थीटा। इन दोनों में कुछ कॉमन, बाई बराबर यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, A को बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ अंदर बच रहा है साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी और ये साइन थीटा। ठीक है, अभी हम ये फॉर्मूला इसमें पढ़े थे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बाई बराबर ए साइन ए प्लस बी, तो ओमेगा टी प्लस के थीटा। तो आप देख सकते हो ये जो फाइनल समीकरण निकल के आया है, ये भी बेटा एक क्या है, एक तरंग का ही समीकरण है। एक तरंग बोले तो इन दोनों के अध्यारोपण से जो तरंग बनेगी, इन दोनों के मिलने से जुड़ने से जो एक तरंग बनेगी, वो भी बेटा क्या होगी, एक प्रकार की तरंग ही होगी। इससे ये साबित हो गया, मतलब तरंगों के अध्यारोपण से तरंग ही बनेगी। जैसे अदिश राशि में अदिश को अदिश में जोड़ते हैं तो अदिश राशि ही प्राप्त होती है, सदिश राशि का सदिश योग लेते हैं तो सदिश राशि ही प्राप्त होती है। ऐसे जब हम तरंग के साथ जोड़ेगी तो तरंग ही मिलेगी। ये हमने साबित कर लिया। कैसे पता साबित कर लिया, आप ये समीकरण देखो, ये तरंग के समीकरण हैं, और ये जो परिणामी तरंग है ये भी देखो इसी की तरह दिख रही है कुछ, है ना। तो ये भी क्या बनेगी, एक तरंग ही बनेगी, है ना। अब जो तरंग बनी है, जो परिणामी तरंग बनी है, उसका हम तीव्रता वगैरह ज्ञात कर लेते हैं। कलांतर कैसे निकालेंगे, उसका तीव्रता क्या होगी, उसका आयाम क्या होगा, ये सब कुछ हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। इतना हमने ये साबित कर लिया कि जो परिणामी होगी वो भी तरंग ही होगी। ठीक है, आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये जो समीकरण माने थे 4 और 5, समीकरण 4 व 5 को स्क्वायर करके जोड़ देंगे हम लोग। समीकरण 4 व 5 के वर्ग करके जोड़ने पर देख, वर्ग करके मैं जोड़ रहा हूँ इनका वर्ग कर दिया। A1 प्लस A2 कॉस फाई का क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर प्लस इसका जोड़ कर दिया A2 साइन फाई से, A2 साइन फाई के साथ हमने क्या लिख दिया, इसका स्क्वायर लिख दिया। इक्वल टू में नीचे लगा देता हूँ, इधर क्या आएगा, A कॉस थीटा
ए कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आएगा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ खोल देते हैं इसका स्क्वायर, ये क्या खोलेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खुल जाएगा। तो क्या होता है ये ए स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के स्क्वायर की जगह पर ये पूरा है A2 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2a भी होता है 2a1 A2 कॉस फाइव। ठीक, प्लस लगा, यहाँ प्लस लगा लेता हूँ मैं, और यहाँ क्या बचेगा A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा ये, और इक्वल टू क्या था ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब क्या करना है, इन दोनों में बेटा बराबर की इस तरफ इन दोनों में कुछ कॉमन है, ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहने वाला है यहाँ पर अपना, ये ए स्क्वायर को मैंने ऐसे ही रख दिया, ए स्क्वायर को ऐसे ही रख दिया, ये A1 स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इन दोनों पदों में कॉमन है हमारा बेटा A2 स्क्वायर मैंने बाहर लिख लिया, और यहाँ से हमारा बचेगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस यहाँ से बचेगा ये साइन स्क्वायर फाइव, और प्लस का प्लस में 2a1 A2 कॉस फाइव। ठीक है, ये बराबर के इस तरफ हमने इन दोनों में से कॉमन लिया ए स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस के साइन स्क्वायर फाइव, और प्लस में 2a1 A2 और कॉस फाइव इक्वल टू इन दोनों में बेटा हमारा कॉमन है ए स्क्वायर ले लिया, बाहर ले लिया, तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ये जो वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, इसकी वैल्यू होती है बेटा 1, तो गुणा में 1 लगा दूंगा मैं, प्लस 2a1 A2, और ये हो गया आपका कॉस फाइव। ठीक है, इक्वल टू अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर है, और यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू भी हमारी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो ए स्क्वायर और गुणा में मैं क्या करूँगा 1 लगा दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर फाइनली हमारा क्या बच रहा है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2a1 A2, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर, ए स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2a1 A2 कॉस फाइव। तो इसका रूट हटा के हटा देते हैं, इस पर रूट लगा देते हैं, स्क्वायर का रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2a1 A2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस फाइव। तो इस फॉर्मूले से बेटा हम लोग क्या निकालेंगे, इन दोनों तरंगों के अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग बनेगी उसका आयाम, क्या निकालेंगे उसका आयाम। आयाम क्या चीज़ होती है ये भी समझ लेते हैं। जैसे ये कोई तरंग चल रही है ऐसे, ठीक है, ये माध्यम है, ये जो तरंग चल रही है, ये आयाम क्या होता है, माध्यम से जो अधिकतम जो ऊंचाई होती है, माध्यम से जो अधिकतम ऊंचाई होती है, या इसको बोलते हैं श्रंख, क्या बोलते हैं इसको, श्रंख। तो माध्यम से श्रंख तक की जो दूरी है उसे क्या बोलते हैं, आयाम, है ना। तो इसका जो मान है कि ये कितनी ऊंचाई तक जाएगी, उसका जो मान निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अगर आपको याद हो तो हम सेम फॉर्मूला उसमें पढ़ते हैं बेटा, जब दो सदिशों को क्या निकालते हैं हम लोग, परिणामी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, परिणामी निकालते हैं। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो दो तरंगें भी एक तरीके से किसका काम कर रही हैं, जैसे वेक्टरों का दो सदिशों में परिणामी निकालते हैं उसी की तरह। लेकिन याद रखें तरंग कोई सदिश राशि उससे नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, परिणामी तरंग का आयाम निकालेंगे। अब हम ये निकाल लेते हैं उसकी तीव्रता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तीव्रता बोले तो उसकी चमक पर। अब ये दोनों जो तरंगें होंगी इनमें जो चमक होगी, अब इनके दोनों के अध्यारोपण से, इनके दोनों के मिलने से जो परिणामी तरंग बनेगी, जो एक तरंग बनेगी, उस एक तरंग की तीव्रता क्या होगी, इन दोनों से ज़्यादा होगी, इन दोनों से कम होगी, है ना। ये हम देख लेते हैं आगे। तो इसी के आगे से आपको कंटिन्यू करना है। ये हमारी समीकरण नंबर 6 हो गया था, और इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 7। और इधर का मैं ये इरेज कर देता हूँ, पहले आप इसको लिखेंगे, फिर समीकरण 7 के नीचे से लिखना का आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ का इरेज कर रहा हूँ ये।
तो आगे हम लोग इसमें लिखते हैं, इसमें आगे क्या लिखना है कि तरंग की तीव्रता, तीव्रता का मतलब क्या होता है, तीव्रता का मतलब क्या होता है, चमक। परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के, आयाम के बेटा किसके, आयाम के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती, समानुपाती होती है। मतलब जितना ज्यादा होगा आयाम उतनी ज्यादा होगी बेटा उसकी तीव्रता। तो मैं यहां से लिख सकता हूं I समानुपाती ए स्क्वायर, I समानुपाती ए स्क्वायर। तरंग की जो तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के क्या है, समानुपाती है। तो मैं इसको लिख सकता हूं I बराबर के ए स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं बेटा, I बराबर के ए स्क्वायर। यहां तक कोई समस्या बेटा नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब इससे आगे का जो प्रोसेस है, परिणामी तरंग की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 7 का प्रयोग करेंगे। अच्छा, समीकरण 7 आपको दिख रहा होगा, यहां जो रूट लगाने से पहले वाला स्टेप देखिएगा आप, कौन सा वाला, रूट लगाने से पहला वाला स्टेप, ये भी समीकरण 7 ही के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, समीकरण 7 में, समीकरण 7 में, और समीकरण 7 मैं ये वाली बोल रहा हूं, ठीक है, ए स्क्वायर वाली, रूट वाली नहीं। अभी दोबारा से इसको रूट हटाओगे फिर स्क्वायर लग जाएगा इस पे। ठीक है, तो समीकरण 7 में दोनों ओर के से क्या करने पर, गुणा करने पर, के से क्या करने पर, गुणा करने पर, क्या करने पर, के से गुणा करने पर। अब इसमें हम दोनों तरफ के से गुणा करेंगे तभी क्या आ जाएगा, के ए स्क्वायर इक्वल टू के ए वन स्क्वायर प्लस के ए टू स्क्वायर, के ए टू स्क्वायर प्लस 2, या के पहले लिख लेता हूं मैं, के 2 ए वन ए टू कॉस 5। ठीक, ये आ गया है। अब इसको देखो मैं एक बार और लिखता हूं थोड़ा सा संशोधन करके इसमें, के ए स्क्वायर इक्वल टू के ए वन स्क्वायर प्लस के ए टू स्क्वायर। देखिएगा मैं यहाँ पर कुछ कर रहा हूँ, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कि मैं 2 आगे लगा लिया और अंडर रूट के अंदर मैंने लिख लिया यहाँ पर के ए वन स्क्वायर इंटू में के ए टू स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया आपका ये कॉस, यहाँ पर क्या आ गया, ये कॉस 5। ये लिखा क्यों है और कैसे लिखा है ये भी समझ लो, क्यों लिखा और कैसे लिखा। देखिए, लिखने का कॉन्सेप्ट ये है, के क्या है, एक बार है के, ये के अंडर रूट में है और ये वाला भी के कैसा है, अंडर रूट में है। तो अंडर रूट में के है और दूसरा के भी अंडर रूट में है, तो अंडर रूट के बेटा कितना हो जाएगा, दोबारा से के हो जाएगा। देखो तो के का के हमें मिल जाएगा। और यहाँ पर देखो A1 पे मैंने स्क्वायर लगाया और रूट लगा दिया, स्क्वायर से रूट कटेगा दोबारा से A मिल जाएगा हमें। ऐसे ही A2 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कटेगा दोबारा से A2 मिल जाएगा। इसका लिखा क्यों है, देखो क्यों लिखा है मैंने। अब यहाँ पर ये देखो कि ए स्क्वायर किसके बराबर है, के ए स्क्वायर किसके बराबर है, आई के। तो मैं यहाँ लिख दिया आई बराबर के ए वन स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा, फिर आई वन के। ऐसी प्लस के ए टू स्क्वायर किसके बराबर होगा, आई टू के प्लस ऐसे यहाँ पर 2 के ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, अंडर रूट। मुझे इस पूरी की वैल्यू लगानी थी इसलिए मैंने यहाँ ये लिखना पड़ा मेरे को। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, अंडर रूट में I2 और बाहर cos 5। तो इस फॉर्मूले से, इस रिलेशन से हम लोग क्या करेंगे, इस रिलेशन से बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण 8 बोल देता हूं मैं। इस रिलेशन से परिणामी तीव्रता हम लोग क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। परिणामी तीव्रता क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। ठीक, तो आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। 8 समीकरण हमारी हो चुकी है इसमें, तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या लिख लेंगे, परिणामी तीव्रता। अब हम इसमें यह डिस्कस कर लेते हैं कि कब तीव्रता अधिकतम मिलेगी और कम तीव्रता न्यूनतम मिलेगी, कब चमक अधिक होगी और कब चमक न्यूनतम होगी। ठीक है, उसके लिए बेटा हम पहले समझ लेते हैं व्यतिकरण क्या होता है, फिर उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है, जब लगभग समान आयाम व समान आवृत्ति की 2 तरंगें
किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की जो तीव्रता है, तीव्रता बोले तो चमक, बहुत अधिक हो जाती है और माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता कम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं व्यतिकरण। लगभग समान आयाम, ठीक, लगभग समान आयाम और समान ही क्या होना चाहिए, आवृत्ति। ठीक है, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि समान आयाम और समान आवृत्ति का क्या मतलब है। देखिए जैसे ये हमारी कोई तरंग है, ठीक, ये तरंग है, ठीक है, तो आयाम क्या होता है, ये होता है माध्यम, ये हो गया माध्यम, ठीक। आयाम का मतलब होता है ये तरंग जितनी ऊंचाई तक गई है, इस ऊंचाई को हम लोग बोलते हैं श्रंख, श्रंख बोलते हैं। तो माध्यम से श्रंख तक की जो दूरी होती है ये वाली इसको बोला जाता है आयाम, ठीक है, इसको बोलते हैं आयाम। तो जितनी भी तरंगें इस माध्यम में चल रही हैं वो लगभग कैसी होनी चाहिए, समान आयाम की। व्यतिकरण की सबसे पहली शर्त ये है, ठीक है, कैसी होनी चाहिए, लगभग समान आयाम की। अगर कोई और भी तरंग है तो वो भी कैसी होनी चाहिए, समान आयाम की, ठीक, लगभग समान आयाम होने चाहिए। और आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब क्या होता है, जैसे ये कोई तरंग जा रही है, देखिए ये, तो आवृत्ति का मतलब होता है एक सेकंड में चक्करों की संख्या। ये जो ऊपर नीचे जा रही है ना, ये देखिए, ये ऊपर आई फिर नीचे, ये एक चक्कर हो गया, तो एक सेकंड में जो चक्करों की संख्या लगेगी वो लगभग क्या होनी चाहिए, वो भी क्या होनी चाहिए, हमारी समान होनी चाहिए। तो व्यतिकरण हमारा क्या होता है, जब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की दो तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर क्या होता है, विभिन्न बिंदुओं पर तीव्रता क्या होती है, अधिकतम हो जाती है और कुछ बिंदुओं पर क्या होता है, तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं व्यतिकरण। दो प्रकार का होता है हमारा ये व्यतिकरण। पहला होता है समतोषी व्यतिकरण, जब तीव्रता हमारी अधिकतम होगी उसको बोलेंगे समतोषी व्यतिकरण, और जब तीव्रता हमारी न्यूनतम होगी उसे बोलेंगे विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, तो इसकी शर्त क्या है तरंग हमारी कैसी होनी चाहिए, जब लगभग समान आयाम व समान आवृत्ति की दो तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक तरंग इस दिशा में जा रही है, एक निकल गई ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए, व्यतिकरण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जब दो लगभग समान आयाम व समान आवृत्ति की दो तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हैं तब माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता, इन दोनों के मिलने से एक तरंग बनेगी, उस तरंग की तीव्रता माध्यम के कुछ बिंदुओं पर अधिकतम हो जाती है और कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण, और ये दो प्रकार का होता है। समतोषी व्यतिकरण, जब तीव्रता अधिकतम होगी उसको समतोषी व्यतिकरण कहेंगे, और जब तीव्रता हमारी न्यूनतम होगी उसको हम क्या बोलेंगे, विनाशी व्यतिकरण बोलेंगे। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं, फिर आगे का हम लोग डिस्कशन करेंगे कि समतोषी व्यतिकरण में क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसमें लिख लेंगे, जब लगभग समान आयाम व समान आवृत्ति की दो तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है, और क्या होती है, न्यूनतम होती है। इस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, और ये व्यतिकरण हमारा दो प्रकार का होता है, यहां लिख देते हैं व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। व्यतिकरण हमारा दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, पहला व्यतिकरण होता है हमारा समतोषी व्यतिकरण, समतोषी व्यतिकरण, और दूसरा व्यतिकरण का नाम होता है विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, तो समतोषी व्यतिकरण क्या होगा, जब माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर
परिणामी तरंग की तीव्रता क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है, तो उसे समतोषी व्यतिकरण बोलेंगे। और माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर जब परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है या फिर शून्य हो जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, फिर इनकी हम शर्तें वगैरह लिख लेंगे कि समतोषी व्यतिकरण की शर्तें क्या होंगी, विनाशी व्यतिकरण की शर्तें क्या होंगी। तो इनके टाइप डिस्कस करने से पहले आपको क्या करना है, इनको लिखना है, फिर हम लोग उसके नीचे से टाइप इसके डिस्कस करेंगे, समतोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के। आगे हम इसमें व्यतिकरण के प्रकार डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं सबको एक साथ ही एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। व्यतिकरण व्यतिकरण हमारा देखिए दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला व्यतिकरण होता है, आप इसको चाहें तो ऐसे ही नोट कर लेना, ठीक है, ऐसे ही नोट कर लेंगे आप इसको। पहला होता है हमारा समतोषी व्यतिकरण, समतोषी व्यतिकरण, ठीक है। और दूसरा हमारा इसमें होता है विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण क्या होगा और संतोषी व्यतिकरण क्या होगा, जब इसी के नीचे मैं बता देता हूं कि समतोषी व्यतिकरण क्या होता है, जब माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होती है, तीव्रता अधिकतम होती है। क्या होती है? अधिकतम होती है। ठीक है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, समतोषी व्यतिकरण। जिन बिंदुओं पर परिणामी तरंग की जो तीव्रता होगी, जो चमक होगी, वो सबसे ज्यादा होगी, उससे हम क्या बोलेंगे, समतोषी व्यतिकरण। और विनाशी व्यतिकरण क्या होगा, जब माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है। तीव्रता न्यूनतम होती है, ठीक है, न्यूनतम होगी। और यहां पर क्या होगी, हमारी अधिकतम होगी। ठीक है, अभी हमने एक उसमें रिलेशन निकाला था, I बराबर तीव्रता के लिए क्या निकल के आया था, I1 प्लस के I2 प्लस 2 I1 अंडर रूट प्लस रूट I2, और यह निकल के आया था cos 5। क्या निकल के आया था यहाँ पर, cos 5। अभी निकाल लेते ना हम इसको, ये रिलेशन अभी निकाला था हमने। ठीक, तो आप ये बताइए बेटा, इस परिणामी तरंग की तीव्रता को अधिकतम होने के लिए हमें किसको अधिकतम करना पड़ेगा। ये परिणामी तरंग की तीव्रता है और ये उन तरंगों की तीव्रता है जिनका अध्यारोपण हो रहा है। ठीक है, जिनका क्या हो रहा है, अध्यारोपण। जो किरणें, जो तरंगें आपस में मिल रही हैं, उनसे ये जो तरंग बन रही है, ये उनकी तीव्रताएं हैं जिनका अध्यारोपण हो रहा है। तो इनकी तीव्रता तो हम चेंज कर नहीं सकते। एक तरीके से ये I1 I2 ये हमारी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर 2 भी हमारा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट होंगे, तो रह क्या गया 5। मतलब यहाँ कलांतर पे डिपेंड करेगा हमारा क्या, परिणामी तरंग की तीव्रता कलांतर पे डिपेंड करेगी। ठीक, तो यहाँ पर ये जो cos 5 है, क्या है, cos 5 सबसे बड़ी वैल्यू। अब यहाँ पर cos 5 हमारा जितना ज्यादा होगा, ये I का मान उतना ज्यादा आएगा निकल के, है ना। और cos 5 का, ये cos 5 पे डिपेंड करेगा। और cos में सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है वो हमारी 1 होती है। 1 से बड़ा cos में कोई भी मान नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ये cos 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये cos 1। ठीक, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर ये हमारे 5 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, क्या क्या हो सकती है। ये cos में वैल्यू 1, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो cos में वैल्यू 1 कब आती है, cos के केस में वैल्यू 1 कब आ सकती है, अगर यहाँ पर हम क्या रख दें, 0 रख दें। cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, cos 2 पाई की भी वैल्यू 1 होती है, cos 4 पाई की भी वैल्यू 1 होती है, cos 4 इसकी भी वैल्यू
ऐसे करते करते कितना आ जाएगा ये 2n पाई, कितना आ जाएगा ये 2n पाई, मतलब पाई का समगुणज होता है ये, ठीक है। जो समतोषी व्यतिकरण के लिए जो हमारा कलांतर होता है इसको लिखेंगे हम लोग डेल्टा फाई से। किससे लिखेंगे इसको? डेल्टा फाई से। एक नंबर का बेटा सवाल बन गया ये कि समतोषी व्यतिकरण में जो हमारा कलांतर होता है वो कितना होता है 2n पाई, पाई का 2n गुणज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दूसरी बात, अगर हम पथांतर निकालें, देखो बेटा ये हम क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कलांतर और पथांतर में संबंध। क्या संबंध आता है निकल के? डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा फाई इंटू में लैम्डा बटे में 2 पाई, ये एक रिलेशन होता है, इसको बोलते हैं पथांतर और इसको बोलते हैं कलांतर। पथांतर का मतलब क्या होता है? पथों में अंतर को पथांतर कहते हैं, कलाओं में अंतर को कलांतर कहते हैं। जैसे आप सपोज करिए यहाँ से किसी ने चलना स्टार्ट किया, यहाँ से किसी ने चलना स्टार्ट किया और इन दोनों को यहाँ कहीं पहुँचना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये दूरी चल के आएगा, ये क्या करेगा? ये दूरी चल के आया, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ऐसे मिला दें और यहाँ पर एक मैं लंब डाल दूँ तो आप देख सकते हो इस वाले कण ने, इसको अगर ए बोल दूँ, मैं इसको बी बोल दूँ, तो इस वाले कण ने इस वाले कण की तुलना में इतनी दूरी ज़्यादा चली है। ये इनके बीच का बेटा क्या हो गया? पथांतर, ठीक। पथों में अंतर और ये है हमारा कलांतर में संबंध। आई थिंक बेटा समझ में आ गया होगा। पथ मतलब रास्ते, रास्तों में जो अंतर होता है उसे पथांतर, जो कलाओं में अंतर होता है उसे कलांतर कहते हैं, और दोनों के बीच में ये रिलेशन होता है, ठीक। अगर कलांतर समतोषी व्यतिकरण में ये है तो पथांतर क्या होगा? अगर मैं डेल्टा एक्स की यहाँ कर अगर बात करूँ, अगर मैं यहाँ डेल्टा एक्स की बात करूँ तो अगर हम यहाँ वैल्यूज़ को पुट करते हैं तब क्या आएगा निकल के? अगर हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर दें तो क्या आएगा? देखिए अगर मैं यहाँ 0 लगाता हूँ, डेल्टा फाई का मान अगर यहाँ 0 लगाता हूँ तो ये 0 होने से पूरा पद 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 0। अगर यहाँ 2 पाई लगाता हूँ तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, केवल लैम्डा बचेगा, है ना। अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ 4 पाई तो पाई से पाई यहाँ बचेगा तुम्हारा 2 लैम्डा। ऐसे ही अगर यहाँ 6 पाई लगाऊंगा तो यहाँ बचेगा 3 लैम्डा। ऐसे करते करते क्या आ जाएगा? ये n लैम्डा। कितना आ जाएगा? n लैम्डा। इसका nवां पद क्या होगा? n लैम्डा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया निकल के? समतोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर। पथांतर क्या होता है? n लैम्डा। कलांतर क्या होता है? 2n पाई। आ रहा होगा समझ में, ठीक है। तो अगर मैं इस cos फाई की वैल्यू 1 लगा दूं यहाँ पर तो यहाँ क्या दिखेगा? ये कुछ i बराबर, अच्छा ये cos 1 लगाऊंगा अगर प्लस में तो ये i का मान हमें कैसा मिलेगा? अधिकतम। कैसा मिलेगा? अधिकतम। अधिकतम का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम। तो i मैक्स लिख देता हूं मैं इसको, i मैक्स इक्वल टू, यहां पर मैं क्या लगा दूंगा? i1 प्लस में i2 प्लस 2 रूट i1 और ये रूट i2 और यहाँ cos की जगह पे 1 लगा दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका i मैक्स इक्वल टू i1 प्लस के i2 प्लस 2 i1 और ये i2। इसको क्या ऐसे लिखा जा सकता है? i मैक्स इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं i1 रूट ऑफ स्क्वायर प्लस i2 इसका रूट ऑफ होल स्क्वायर प्लस 2 i1 और ये i2। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं i मैक्स इक्वल टू, आप देख सकते हो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? रूट i1 प्लस i2 का क्या? होल ऑफ स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ऐसे बेटा इसको लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। i मैक्स का जो मान होगा, i मैक्स का वो i1 रूट प्लस i2 रूट के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब हम इधर चलते हैं विनाशी व्यतिकरण में, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये निकल के आ गया i मैक्स समतोषी व्यतिकरण में हमें अधिकतम तीव्रता मिलने वाली है, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, इसका कलांतर और पथांतर लिख लेते हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? न्यूनतम करना पड़ेगा। कॉस फाई को हमें क्या करना पड़ेगा? न्यूनतम। क्या करना पड़ेगा? न्यूनतम। और कॉस में कॉस में सबसे बड़ा मान होता है cos 1 में, cos 1 का मान होता है, और cos के लिए सबसे छोटा हमारा मान होता है -1। -1 0 नहीं, 0 से भी छोटा होता है माइनस। अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ डेल्टा फाई की वैल्यू तो क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहाँ पर आता है पाई, 3 पाई, 5 पाई, ठीक। और यहाँ पर क्या आएगा फिर? एन सो ऑन अगर हम लगाना चाहें आगे तो क्या निकल के आएगा यहाँ पर? 2n
2n और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 1 और ये पाई, ये निकल के आ जाएगा। थोड़ा सही से लिख देता हूँ मैं यहाँ क्या आ जाएगा 2n माइनस का 1 और ये पाई। अगर यहाँ पर हम n का मान 1 लगाएंगे तो 2 एकम 2 माइनस 1 पाई बचेगा, और यहाँ 2 लगाएंगे 2 दूनी 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, ठीक है। 3 लगाएंगे तो 3 दूनी 6, हाँ ठीक है। इन 2n माइनस 1 पाई, ये विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या निकल के आ गया हमारा कलांतर, ठीक है। अब लिख लेते हैं इसका पथांतर। पथांतर क्या होगा डेल्टा x। अगर यहाँ पर मैं पाई लगा दूं तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा लैम्डा बाई 2। अगर मैं यहाँ पर 3 पाई लगा दूं तो पाई से पाई 3/2 पाई आ जाएगा। अगर ये 5 लगाऊंगा तो कितना आएगा, ये 5/2 लैम्डा। ऐसे आगे बढ़ जाए तो ये n माइनस 1/2 और ये क्या निकल के आ जाएगा इसका लैम्डा। इसका n पद ये होगा, ठीक है, और इसका n पद क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 पाई, ठीक। तो ये इसके लिए क्या हो गए कलांतर और पथांतर के लिए जर्नल फॉर्मूले। आगे इसमें हमें क्या करना है, अगर मैं यहाँ -1 लगाता हूँ तो ये क्या निकल के आ जाएगा आई मिनिमम निकल के आएगा, आई मिनिमम, तभी तो बनेगा विनाशी व्यतिकरण। इक्वल टू यहाँ क्या निकल के आ जाएगा, ये I1 प्लस के I2 और प्लस, और ये निकल के आ जाएगा इसकी जगह पे प्लस, यहाँ माइनस लगाऊंगा ना ये, तो माइनस प्लस माइनस 2 I1 I2, और इसकी वैल्यू हम 1 लगाए होंगे तो 1 की गुणा इससे होगी, दोबारा इतना ही आ जाएगा निकल के, ठीक है। या तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ दोबारा से एक स्टेप और लगा के स्क्वायर बना के, ठीक है, या मैं इसी को डायरेक्ट बेटा ऐसे लिख सकता हूँ। चलो मैं स्क्वायर बना के दिखाई देता हूँ, इसको कैसे लिखेंगे I1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, प्लस I2 का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस का 2√I1 और ये √I2। इसको हम लिख देंगे I मिनिमम इक्वल टू, यहाँ देखो फॉर्मूला बन रहा है हमारा a² प्लस b² प्लस b² माइनस 2ab का, तो यहाँ माइनस लगा देंगे बीच में और ये I2 और इस पूरे का क्या आ जाएगा होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब अधिकतम तीव्रता ये है, न्यूनतम तीव्रता ये है, इन दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं हम लोग। अनुपात कैसे निकलेगा, I मैक्स बटे में क्या कर दूंगा मैं I मिनिमम इक्वल टू I मैक्स की वैल्यू कितनी है I1 प्लस I2 इसका होल ऑफ स्क्वायर बटे में यहाँ क्या आ जाएगा निकल के, ये I1 माइनस के I2 और इस पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। ये हमारा अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रताओं के लिए क्या निकल के आ गया एक फॉर्मूला। अभी हमें इसके ऊपर क्या लगाने हैं, न्यूमेरिकल लगाने हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। पहले आप ये नोट कर लें, फिर हम एक ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे कि इन्हीं तीव्रताओं के लिए अगर हमें आयाम दिए होंगे, आयाम, वैसे आप इसी फॉर्मूले को याद रखिएगा, इसी फॉर्मूले को हम लोग मॉडिफाई करके इसको चेंज कर लेंगे आयाम के पदों में। अगर आयाम के अनुपात दिए होंगे तो हमें अधिकतम तीव्रता, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात हम निकाल सकते हैं। ये वाला मेन फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक। पहले आप इतना नोट करेंगे, उसके बाद हम इसका एक रूप और लिख लेते हैं। हमने ये फार्मूला निकाला था I मैक्स बटे में I मिनिमम इक्वल टू I1 रूट प्लस रूट ऑफ I2 इसका होल ऑफ स्क्वायर बटे में I1 माइनस के I2 और ये भी रूट में ही था, इसका होल ऑफ स्क्वायर। अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, ठीक है। अगर इसी का अनुपात हमें निकालना हो और हमें आयाम दिए हों तब कैसे निकालेंगे। हमने पढ़ा था I बराबर क्या होता है KA², पढ़े थे ना, I बराबर KA²। तो यहाँ पर अगर I1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये KA1², तब क्या आएगा निकल के I मैक्स बटे में I मिनिमम, ठीक है। अगर यहाँ मैं I1 करूँगा तो यहाँ A1 हो जाएगा, I2 करूँगा तो A2 हो जाएगा, K हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर मैं I1 की जगह पे लगाता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये A1 और यहाँ से जो रूट का K अंडर रूट K हो जाएगा, ये प्लस यहाँ से भी बचेगा हमारा K अंडर रूट में, और यहाँ से क्या बचेगा A2, और यहाँ से भी अंडर रूट के, यहाँ से भी अंडर रूट के बाहर लेंगे, यहाँ से भी अंडर रूट के बाहर लेंगे तो K से K कट जाएगा, कुल मिला के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बचेगा।
और यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर से रूट भी कट जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा इसी प्रकार इसका होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा किसके आयाम के पदों में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक, तो इन फॉर्मूलाज पे हम लोग क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 नंबर या 3 नंबर में इनको पूछ लिया जाता है। ठीक, तो पहले फॉर्मूले आप ये नोट कर लें, उसी के नीचे से आप ये फॉर्मूले नोट करेंगे। ठीक है, ये तीव्रताओं के पदों में है और ये हमारा आयाम अगर दिए होंगे तो मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रताओं का जो रेशियो है हम इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो करते हैं इसमें पहला क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है, उनके आयामों का अनुपात ज्ञात करना है। यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं तो अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, और इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कैसे इसको लगाएंगे, देखिए इसमें लिखा है 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात। तो तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है, मतलब I1 और बटे में I2, 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात हमें दे रखा है 25/16। यदि दोनों तरंगों और आगे हमें बताना क्या है, उनके आयामों का अनुपात ज्ञात करना है। आयाम क्या होते हैं, A1 बटे में A2 का अनुपात हमको ज्ञात करना है। ये पहला पार्ट। और क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पर, यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं तो अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है। I max बटे में I minimum, दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, आप चाहो तो ये इसका फॉर्मूला लगा सकते हो, वो हमने पढ़ा था अभी, √I1 प्लस √I2 का होल ऑफ स्क्वायर और बटे में √I1 माइनस √I2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो पहले आयाम का अनुपात हम लोग निकाल सकते हैं, इसका भी हम निकाल सकते हो, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, हम जानते हैं क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि I बराबर क्या होता है KA स्क्वायर। क्या होता है KA स्क्वायर। के हमारा माध्यम का ये संचरण गुणांक है, ये हमारा सेम रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये KA1 स्क्वायर आ जाएगा ना। ऐसी I2 बराबर क्या आ जाएगा, ये KA2 स्क्वायर। तो आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। तो I1 बटे में I2 और इधर कितना आ जाएगा KA1 स्क्वायर बटे में KA2 स्क्वायर। तो K से K कैंसिल आउट हो जाएगा। I1 बटा I2 की वैल्यू हमें पूरी की पूरी दे रखी है, 25/16 लगा दिया यहाँ पर, इक्वल टू यहाँ आ जाएगा आपका A1 स्क्वायर और ये A2 स्क्वायर। यहाँ 25/16, यहाँ आ जाएगा A1 बटे में A2 का होल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे, इसके ऊपर रूट लगा देंगे, 25/16 आ जाएगा ये अंडर रूट में। यहाँ आ जाएगा A1 बटे में A2। तो 25 का कितना हो जाएगा 5, 16 का कितना हो जाएगा 4। तो A बटा A2 की वैल्यू हमारी ये निकल के आ जाएगी। ये आ गया इनके आयामों का अनुपात। ठीक, ऐसे हम आयामों का इनके अनुपात निकाल लेंगे। और आगे हमें क्या बताना है, इनकी मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रताओं का अनुपात निकालना है। I max बटे में I minimum। इसके लिए आप चाहो तो आयाम वाला रिलेशन लगा सकते हो, क्योंकि अब हमें आयाम भी पता चल चुका है। और अगर आप आयाम वाला लगाना नहीं चाहते हो तो तीव्रता वाला भी लगा सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो लगा दे, कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो मैं यहाँ आयाम वाला लगा रहा हूँ, कौन सा, A1 प्लस A2 का होल ऑफ स्क्वायर और A1 माइनस A2 का होल ऑफ स्क्वायर। अगर आप ये लगाना नहीं चाहते हो तो बेटा ये भी आप यूज़ कर सकते हो, जो अभी हमने पढ़ा था I max बटे में I minimum। क्या निकल के आया था, I1 प्लस I2 का होल ऑफ स्क्वायर और बटे में I1 माइनस I2 का होल ऑफ स्क्वायर। चाहे तो आप ये फॉर्मूला लगा दें तो उसके लिए ये चीज़ लगानी पड़ेगी, और अगर ये लगा रहे हो तो उसके लिए हमें ये लगाना पड़ेगा। दोनों से आंसर हमारा, कहने के मेरे मतलब ये बराबर आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैसे लगाएंगे इसको। A1 का कितना है 5, तो इसको 5 का 5 मत लगाना है, 5 की जगह पर A लिख देना प्लस, और यहाँ पर क्या लगाऊंगा A2 की जगह पर 4A और इसका पूरे का होल ऑफ स्क्वायर बटे में यहाँ कितना आ जाएगा 5A माइनस 4A का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 4 5 9, 9A स्क्वायर और बटे में यहाँ घट जाएगा तो 1A स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 9 निम्मा 81A स्क्वायर
बटा में 1a², तो a² से a² कैंसिल, तो 81/1 आ रहा है बेटा ये। आई मैक्स और आई मिनिमम जो हमारा निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 81/1 आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपके सवाल समझ में आया होगा। हम लोग इसमें दूसरा सवाल ट्राई करते हैं। इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसमें लिखा है समान आवृत्ति वाली दो तरंगों के आयामों का अनुपात 4/9 है। इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें हमें आयामों का अनुपात दे रखा है, दो तरंगों के आयामों का अनुपात A1 बटे में A2 इक्वल टू 4/9। तो इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम आई मैक्स और बटे में आई मिनिमम, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आई मैक्स बटे में आई मिनिमम क्या होता है फॉर्मूला, इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल ऑफ स्क्वायर बटे में A1 माइनस A2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो A1 की वैल्यू लगा दूंगा मैं यहाँ पर 4A प्लस इसकी वैल्यू कितनी लगा दूंगा 9A और इस पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। तो A1 4A माइनस यहाँ पर 9A इस पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ जाएगा आपका 13A², यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 5A²। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 13 का स्क्वायर होता है 169A² और बटे में माइनस का स्क्वायर प्लस 25A²। तो A² से A² कैंसिल, तो यहाँ पर आई मैक्स बटे में आई मिनिमम इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 169 बटे में 25। तो आई मैक्स अनुपात आई मिनिमम, इनका अनुपात हो जाएगा 169 अनुपात है 25 और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ऐसे कर लेंगे। तो हम लोग इसमें तीसरा सवाल लगाते हैं। तीसरा सवाल है, इसमें लिखा है दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 16:9 है। इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें हमें तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है। क्या अनुपात दे रखा है हमें I1 बटे में I2 इक्वल टू 16/9। तो अध्यारोपण से आई मैक्स और आई मिनिमम हमें ज्ञात करना है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कितनी होगी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आई मैक्स बटे में आई मिनिमम और क्या लगाएंगे यहाँ पर तीव्रता दे रखी है, तो तीव्रता वाला फॉर्मूला लगा देंगे I1 इसका पूरे का प्लस I2 इसका होल ऑफ स्क्वायर बटे में क्या जाएगा I1 माइनस I2 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। I1 यहाँ 16 दिया है तो इसकी जगह पे मैं लगा लेता हूँ 16 के अंडर रूट में। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका ये आ जाएगा 9K। चाहे तो आप यहाँ K की जगह पर X भी लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है बोले, एक कांस्टेंट लेके करना होता है। ठीक है, तो K बोल देता हूँ मैं, या आपको X अच्छा लगे तो X ले लेना, जो भी आपको अच्छा लगे बोल ले सकते हैं। जैसे मैं X चाहूँ तो X ले लूँ यहाँ पर। ठीक है, X बना दिया मैंने यहाँ होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या होगा 16X और माइनस 9X इस पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 4, मतलब ये रूट से इसको स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट x प्लस यहाँ 3 अंडर रूट x हो जाएगा और इस पूरे का होल ऑफ स्क्वायर बटे में इसको लिख देंगे हम 4 रूट x माइनस में 3 रूट x और इसका होल ऑफ स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 रूट x है, ये 3 रूट x है, कितना हो जाएगा ये 7 रूट x का होल ऑफ स्क्वायर और बटे में ये बचेगा 1 रूट x का होल ऑफ स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 और रूट x का स्क्वायर x हो जाएगा। ये 1 का स्क्वायर 1 और रूट x का स्क्वायर x हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल आउट, 49/1। तो इसको हम लिख देंगे 49 अनुपात 1
और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेटा आज की क्लास जो है समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको शेयर, लाइक, कमेंट कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि व्यतिकरण की घटना पर ही आधारित है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमें इतना ही पढ़ना है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए थैंक यू।